नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम अर्पित कुमार अहलाबादिया। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली दिल्ली सल्तनत के रिलेटेड बात करूंगा। तो जो लोग कृपया चैनल पे नए हैं वो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो आज बेसिकली हम दिल्ली सल्तनत के बारे में समझेंगे कि ये जो सल्तनत होती है जिसको हुकूमत बोलते हैं, बेसिकली दिल्ली की क्या थी, कौन कौन सी टाइम लाइन, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे 1206 से शुरुआत होके 1526 जब तक बाबर नहीं आ गया तब तक इसके बीच में क्या क्या हुआ, कैसा क्या वहाँ का सिस्टम था, किस प्रकार की वहाँ की व्यवस्था थी, क्या सोशल ऑर्डर था, क्या वहाँ की इकोनॉमिक व्यवस्था थी, पॉलिटिकल व्यवस्था थी, सोशल लोग थे, राजनीति में उनका उद्देश्य क्या था। बेसिकली सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से राजा हुए, उनके क्या क्या आइडियोलॉजी थी, क्या क्या विचारधारा थी। तो आज इसी को गहराई से बताऊंगा। कौन कौन से चीज़ों पे उन्होंने कल्चर की इम्पोर्टेंस पे क्या करा। जामा मस्जिद के बारे में जैसे आप लोग देखते हैं समझते हैं, बुलंद दरवाज़ा, बेसिकली कौन कौन से कंट्रीब्यूशन थे, क्यों क्यों आए इंडिया में, इन सारी चीज़ों के बारे में आज जांच पड़ताल करेंगे। तो बस चैनल से बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसिकली कैसे उन्होंने दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी को पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के अलग अलग कोने पे, नेपाल तक भी पहुंचा दिया। तो आज उसी कड़ी को मैं गहराई से डील करूंगा और समझने का प्रयास करेंगे। तो कहानी थोड़ी लंबी है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि साउथ में भी इनके जो साम्राज्य फैले थे, नॉर्थ में भी फैले थे, कुछ जो हैं ईस्ट में भी थे, कुछ वेस्ट में भी। तो कैसे इतना बड़ा साम्राज्य बना। तो आज दिल्ली सल्तनत की जो मुस्लिम सुल्तान थे या मुस्लिम शासक थे, उनकी जो पूरी व्यवस्था है, कैसी उनकी सोसाइटी थी, कैसी उनकी आइडियोलॉजी थी, कैसी उनकी थिंकिंग थी, किस प्रकार से उन्होंने राज्य को चलाया, आज उसी की गहराई पर उतरेंगे। तो बेसिकली समय शुरू होता है 1206 से लेकर 1526 की कहानी है पूरी। कैपिटल उन्होंने दिल्ली रखी क्योंकि जो दिल्ली थी वहाँ से उनको सारी चीज़ों के लिए आराम था, आराम से व्यापार कर सकते थे, एक्सपेंड कर सकते थे, चारों तरफ से जो है अपने को कंट्रोल कर सकते थे। तो बेसिकली ये पहले जो राजा होते थे वो हमारे रीजनल राजा होते थे। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे राजाओं के बारे में, जैसे पृथ्वी राजपूत राजा हुए, मराठा हुए, सिंधिया हुए, ये सारे थे। लेकिन जब इनके बाद मुस्लिम सल्तनत की शुरुआत हुई, जैसे कासिम आया, इब्राहिम बिन लोदी आया, तो ये सब आए, इन्होंने अपना अपना जो है पहले लूटने के उद्देश्य से आए, फिर धीरे धीरे यहाँ बसने लगे, राज करने का सिस्टम देखने लगे। तो राजाओं की चीज़ों को समझा, आइडियोलॉजी को जब समझा, यहाँ क्या कमियां हैं, कैसे उनको हटाया जा सकता है, कैसे अपना साम्राज्य बनाया जाता है। बेसिकली जब कोई नया आदमी किसी सिस्टम में घुसता है तो उसको आसानी से नहीं घुसने दिया जाता है, उसको पहले बर्बाद करने का पूर्ण प्रयास करा जाता है, तोड़ा जाता है कि ये किसी तरीके से सिस्टम के अंदर आ ना पाए। पर बेसिकली धीरे धीरे रास्ताएं निकाली जाती हैं, लूप होल्स ढूंढे जाती हैं आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि जहाँ लोग पहले से सिस्टम के पार्ट बने हैं, अच्छा खासा उनका चल रहा है, वो तुमको कहे घुसने देंगे। पर बेसिकली तुमको लगता है कि लोग तुमको आने देंगे, पर आने नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि मैं राज चलाऊं, अपने हिसाब से पॉलिसी मैनेज करूं, अपने हिसाब से मेरा साम्राज्य हो, मेरा अस्तित्व हो। दूसरों को जो होते हैं पहली पहली बार जब वो कुछ काम करते हैं तो उनको कूड़ा समझा जाता है। तो आज मैं आज उसी की गहराई पे समझूंगा कि सिर्फ हिस्ट्री को समझना नहीं है, हिस्ट्री को अपने जीवन में भी लगाना है। कि राज चलाना, टैक्स लेना, फौज संभालना, ये तो गोल ही है, लेकिन इन गोल को किस तरीके से अचीव करना इतना आसान नहीं है। राजा बनना या टैक्स लेना या फौज फौज संभालना, इसके लिए आपके प्रतिद्वंदी और जो सब लोग हैं ये पहले से ताक लगाए बैठे रहते हैं। अब कैसे सिस्टम में घुसा जाता है, कैसे कमजोरियों को तोड़ा जाता है, कैसे सिस्टम की जो कमियां हैं उनसे उजागर करके अपनी नई अस्तित्व, अपना नया निर्माण, अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट करी जाती है। तो आज वही कहानी जो है मैं दिल्ली सल्तनत के सामने आप लोगों के सामने रखूंगा। बेसिकली जब दिल्ली से बैठ के पूरा हिंदुस्तान पर हुकूमत चलाई जाए और राजा बोले कि यही सुल्तान साहब है, वहीं से दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा।
सल्तनत बेसिकली ये है कि तुम हुकूमत कर रहे हो कि पहले के दौर में जो थी, जैसे आज के ज़माने में जो सोवरेनिटी है, जिसको सुप्रीम बोलते हो, कि डिसीजन मेकिंग का पावर, लॉ बनाने का पावर, गवर्नमेंट का पावर, वो बेसिकली गवर्नमेंट के पास है। वो देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके पास है। पहले कोई इंस्टीट्यूशन बने नहीं थे, ना कोई एजेंसी नहीं बनी थी, तो बेसिकली राजा सुप्रीम होता था। जो बॉस होता था वही सब कवर करता था। पहले पावर आज की तरह डिसेंट्रलाइज नहीं था कि सेंट्रल में पावर बटा है, स्टेट में पावर बटा है, लोकल पावर म्यूनसिपालिटी पंचायत बटा है। तब राजा जानबूझ के पावर नहीं देता था। अगर वो पावर दे देगा तो उसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लोग उसी के साथ षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे। तो यही कहानी है जो दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करती है। शुरुआती बास इनका 1206 में जो आया वो कुतुबुद्दीन ऐबक आया, जो पहले एक गुलाम की तरीके काम करता था, स्लेव था। बेसिकली राजा कोई दूसरा था, उसकी जी हुजूरी करते करते एक राजा बन गए। जैसे आजकल हम किसी पहले सिस्टम के अंदर घुसने के लिए किसी का पार्ट बनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, फिर धीरे धीरे हम खुद मालिक बनना चाहते हैं। तो यही जो हमारी अनंत इच्छाएं हैं ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं। कि ये पहले तुम बोले कि ठीक है गुजारा करने के लिए, अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए, ताकि मेरा खाना खर्चा चलता रहे, स्लेवर ठीक है, लेकिन जब वो पूरा हो गया तो हमारी नीड बढ़ गई। फिर हमने बोला मैं मालिक बनूंगा। तो वही है, पहले बेसिकली आदमी की लड़ाई साइकोलॉजिकल नीड की होती है, खाना पीना, रहना सोना। इसके बाद धीरे धीरे सिक्योरिटी चाहता है कि अब मुझको मजबूत बनाओ, फिर धीरे धीरे वैलिडेशन मांगता है, फिर धीरे धीरे मुझको पद पावर प्रतिष्ठा चाहिए, फिर अपने को समझता है कि नहीं अब मैं ही सबसे बड़ा बास हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यही जो मास्लो की थ्योरी है उसके बारे में बात करती है। और इसी को मैं यहाँ पे जोड़ के दिखा रहा हूँ कि अब हम मालिक बनने चले हैं। तो मालिक बनने के लिए पहले गुलामी करनी पड़ती है, इसीलिए जो पहले फैक्ट्री ओनर रहे वो आगे चल के मालिक बन गए। जैसे इसीलिए जो मालिकों को डर रहता है कि फैक्ट्री वाले कब ना विध्वंस कर दें, कब ना बार्गेनिंग करने लगे, कब ना लॉक आउट कर दें, कब ना रिट्रेचमेंट कर दें, जो हम लेबर लॉ में पढ़ते हैं। या हीगल का डायलेक्ट ऑफ सेल्फ है कि बेसिकली उनको मालूम है कि पूरी फैक्ट्री तो यही लेबर ही चला रहे हैं, अगर ये भड़क गए तो मैं कैसे मेरी फैक्ट्री चलेगी। तो बेसिकली स्लेव ज़्यादा बहादुर है, पर मालिक उनको कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो अपने सिस्टम को बचाए रख सके, उसके अस्तित्व में वो अपने को बेहतर कर सके। तो यही कहानी पूरी जो है मैं आज आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में समझाऊंगा। बेसिकली गुलामी की गाड़ी तक का सफ़र भाई तलवार, अकाल और किस्मत तीनों का खेल है। ये नहीं पहले तलवार भी उठानी पड़ सकती, अकाल में भी, किस्मत भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, तब तुम जो है गद्दी तक पहुंचोगे। ऐसे तो सिर्फ तुमको, इसीलिए कैपिटलिज्म की जो दुनिया है वो लेबर और लोगों को स्लेव बना के रखी। इनको इनके प्रोडक्ट का दीवाना कर दो इतना कि ये कभी विध्वंसी न कर पाए। इनको सिस्टम में इस तरीके से लपेट दो कि इनकी सारी चाहत तुम ही पूरी करो। अब जिसकी तुम सारी चाहत पूरी करोगे वो मालिक जिसका नमक खाएगा उससे थोड़े लड़ाई करेगा। यही स्लोवानियन फिलासफर जेजेक बोलता है। तो आज मैं आप लोगों को गहराई पे बताने का प्रयास करूंगा और समझने का प्रयास करते रहिएगा मेरे साथ धीरे धीरे। तो बहुत सारी परतों को समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली कौन कौन सी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में रही। पहले स्लेव रही जो गुलाम थे, बाद में चल के सुल्तान बन गए। फिर इसके बाद खिलजी आए जिन्होंने मार्केट कंट्रोल पे जबरदस्त अपना दिमाग बताया। फिर इसके बाद तुगलक आए जो उल्टी साइड पे एक्सपेरिमेंट करा, जो उनकी सोचने की एक नज़रिया थी। फिर सैयद आए, उनका वीक सिस्टम मैनेजमेंट। अब जो शुरू से वीक होगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, उसी को तो दुनिया तुरंत दबा लेगी। ये दुनिया थोड़े चाहती है कि तुम मजबूत बनो, पर मजबूत बनना पड़ता है। तो आज यही कहानी है। लास्ट में फिर लोधी डायनेस्टी आई। तो ये जो पूरी कहानी है दिल्ली सल्तनत की, तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि SKTSL से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो है इससे आपको पूरा दिल्ली सल्तनत दिमाग में रहेगा। SKT खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, इस प्रकार से आप सैयद और लोधी याद कर सकते हैं। SKTSL
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। अब जो सुपर स्टार होता है उसकी जनता बेहतर होती, तो अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली सुपर स्टार था, क्योंकि उसने दाम फिक्स कर दिया था। अब जब महंगाई कंट्रोल होगी तो लोग खरीद सकेंगे, पीस आएगी, चोर लुटेरों की जो दुकानें हैं वो बंद आएगी, या जो होर्डिंग करप्शन करते हैं उन पे रोक लगेगा। तो बेसिकली क्या होगा, इससे जो और सोसाइटी के लोग हैं उनको आराम मिलेगी, पीस मिलेगी, कंट्रोल में रहेंगे, उनकी भी डिजायर जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगी। इसीलिए वो सुल्तान बन जाता है। सुपर स्टार वही बनता है जो जनता का ध्यान रखता है। अब तुम महंगाई को कंट्रोल कर दोगे, वो चीज़ें सबको एक्सेसिबल हो जाएंगी। बेसिकली अब उनकी होर्डिंग नहीं होगी, उनकी सप्लाई जो है उसको एक तरीके से डंप नहीं करा जाएगा, काला बाजारी पे रोक लगेगी। तो यही सारी चीज़ें, जैसे आज के टाइम में जैसे गवर्नमेंट बोले प्याज 20 रुपया किलो से ऊपर नहीं जाएगा, तो वही कहानी है। तो अब 20 रुपया नहीं जाएगा तो सब गरीब अमीर खाएगा, खुशी रहेगा, कहेगा वाह कितना अच्छा राजा है। अब वैसे ही कहानी है। अगर अलाउद्दीन खिलजी मेडिवल समय का आरबीआई था कि रिजर्व बैंक ने इतनी प्राइस लगा दी है तो बस इतनी फिक्स है, वो अपनी पुलिस आर्मी उसको कंट्रोल करने के लिए रखे थे ताकि राज में लोग भड़के नहीं, उसके हिसाब से चलते रहें, वो पूरे सिस्टम की बागडोर ले ले। बेसिकली सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना था कि इसको सेंट्रल में रख के देखते हैं। सेंट्रल में जब रहेंगी चीज़ें तो एक आदमी कंट्रोल करेगा, उसी के हिसाब से जो कहेगा चलेगा। अगर वो बिगड़ा पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब पावर जब किसी को नहीं मिलेगी तो बेसिकली लोग जलने लगेंगे कि यार यही आदमी दिन भर जिंदगी भर कमाता रहेगा, क्या हम ना कमाएं क्या। तो यही जो तुम्हारा दर्द है, यही बेसिकली अलाउद्दीन की फिलॉसफी जो है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उस पर फिट बैठता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। तब लोग भी ध्वंस करना, गुटबाजी करना, क्लास कॉन्फ्लिक्ट करना, आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट करना, ये सब रचते हैं ताकि तुमको गिराया जाए, तुम्हारे सिस्टम को धड़ाम करा जाए, कानाफूसी करा जाए, जिससे फिर कोई नई रेवोल्यूशन होगा, मूवमेंट छेड़ेंगे। तो इस प्रकार से हिस्ट्री की कहानी ऐसी है कि एक आदमी जो सिस्टम में बैठा है उसको गिरा के अपना सिस्टम बनाना है। बेसिकली जो तुम्हारी मोरालिटी जिसको मान के बैठे हो, जिस अथॉरिटी को तुम भगवान माने हो, यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है। चाहे वर्ल्ड की हिस्ट्री देख लो, चाहे इंडियन हिस्ट्री देख लो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री देख लो, फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि गॉड मर गया है, अब अपनी खुद वैल्यू बनाओ। तो जिस आदमी को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा, उसको दबाया जाएगा, उसको सोसाइटी देगी नहीं तो मजबूरी में लड़ेगा। तो कहने का यही मतलब है कि जब एक राजा बन जाता है तो दूसरा उसको गिराने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सब कोई चाहता है कि यही कहे पावर में बैठे, हम क्या राजा नहीं बन सकते हैं। तो बेसिकली बात ये है, तब लोग विध्वंस करना शुरू कर देते हैं और सिस्टम ऐसे तोड़े बने जाते हैं। आज तक कोई लड़ाई बंदूक से नहीं जीती गई है, बुद्धि के दम से जीती गई है। कि वही है ना, ये पंछी पवन, नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें न टोके। तो आइडियोलॉजी लोगों की याद रखी जाती है। आज भी लोग मोहम्मद साहब को, जीसस को, इनको याद रखते हैं। जब वो बड़े बड़े फिलोसफर है, कांट है, सोक्रेटी है, डिकार्ड है, कितने पैसा वाले सब चले गए। तो बेसिकली आइडियोलॉजी के दम पे जो है परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन किया गया। आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ऐसे ही ये फिलॉसफी, जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ भी जो बड़े बड़े फिलॉसफर रहे उन्होंने लोगों के दिमाग में ब्रेन वॉश करा और सत्ता पलट हुआ। तो ये ऐसे ही है कि दम बढ़े बाजार में चोर भय परेशान, सुल्तान बोलता पेट भरो पर लूट के ना लो नाम। तो कहने का वही मतलब है कि भैया सब अपना पेट भरो, बस मेरी गुलामी करो, लूटो नहीं, मुझे कमजोर ना करो। तो कहने का यही मतलब है। सब तरीके के सिस्टम से बेसिकली अब सेंट्रलाइज पावर था, तो राजा चाहता था कि किसी को मौका ना दूं, किसी को कुछ ना दूं, जिससे जो है मैं सिस्टम को अपने हिसाब से चलाता रहूं। पर जो लोग थे उनकी मंशा कुछ और थी, मिलिट्री वगैरह, इसीलिए परमानेंट मिलिट्री बना रखी थी, परमानेंट आर्मी थी, हार्स ब्रांडिंग के दाग सिस्टम के घोड़े थे ताकि वो मदद करे जब लड़ाई हो, जल्दी कहीं जाना है, कोई ऊंचर खासर जमीन है वैसी है तो घोड़ा फट से पहुंच जाए,
सोल्जर का अटेंडेंस लगाती थी कि हाँ, जिससे पता चले मेरे पास कितनी वैल्यू है, कितने मेरे पास जनता है, कितने पास मेरे पास जो मजबूत हथियार है, जो लड़ाई हो, कोई समस्या हो, कोई मूवमेंट छिड़े, कोई दंगा छिड़े तो तुरंत मैं मैनेज कर लूँ पूरा सिस्टम को। ऐसे रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करता था। बेसिकली जो ये सिस्टम था ये अमीरों के लिए बनाया गया था। जमीन की नाप जोख करना डायरेक्ट जो तो सुल्तान को पैसा जाता था, जिससे सुल्तान की ट्रेजेडी बढ़ती थी, लेकिन जो पैसा देते थे ये गरीब लोग देते थे, तो वो पिसते थे। बेसिकली राजा मलाई खाता था, जो जीते जनता होती थी वो पिसती थी। यही कहानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में पादरी जो है वो सर्फ लोगों के साथ करते थे, नोबल्स के साथ करते थे, जो नीचे वाले होते थे, कि हम आराम से महलों में ब्रेड पकौड़ा खाएंगे और तुमको सूखी रोटी देंगे, जबकि काम तुम ही सब करोगे। तो ऐसे ही तो लड़ाई होगी, ऐसे ही तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा कि हमारी जमीन हम ही से टैक्स ले रहे हो, हम ही को लूट रहे हो, हम ही को कमजोर कर रहे हो और तुम सारा पैसा धरे ले रहे हो। तो ये कैपिटलिज्म आज से नहीं चला आ रहा, ये पहले भी था, बस तरीका थोड़ा बदला था। तो लॉ एंड ऑर्डर में क्या हुआ, सख्त पनिशमेंट लगाओगे ताकि आदमी डरे। जैसे आज के दौर में सोशल कंट्रोल सरकार करके पुलिस प्रशासन कचहरी, तो ये सब वहीं से निकला है कि बेसिकली आदमी विध्वंस ना करे, लड़े ना, लेकिन जब बहुत ज़्यादा विध्वंस हो जाता है तभी जो है सिस्टम टूटते हैं, नए सिस्टम बनते हैं। तो चैलेंज यही था कि बड़े एम्पायर को कैसे कंट्रोल करा जाए। जैसे आजकल बड़े बड़े एजुकेशन माफिया हैं, बिजनेस माफिया हैं, फिल्म माफिया हैं, एक्टर माफिया हैं, भू माफिया हैं, ये सब अपने एम्पायर को कंट्रोल करते हैं। बड़े बड़े जो लाइसेंस लिए हैं, बड़े बड़े इनके सिस्टम है, बड़े बड़े काफिला में निकलते हैं ताकि आदमी डरे, सिस्टम में दबा रहे, विध्वंस न करे, अपनी भावनाओं को भड़काए ना। इसीलिए तुम्हारे डिजायर पैदा करके तुम्हारे मुंह में तुम्हारी जो सुविधा है, जो सर्विस गुड्स हैं, दे देते हैं ताकि तुम उनके इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कस्टमर बने रहो। जब तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे तो तुम अपने राजा के खिलाफ विध्वंसी नहीं करोगे, जिसका नमक खाओगे उससे थोड़े लड़ोगे। इसीलिए कैपिटलिस्ट वाले जो इतना आगे है, बड़े एम्पायर को कंट्रोल करते थे। बेसिकली ये लोग रिबेलियन थे कि कोई कहीं लड़ाई हो जाए तुरंत दबा दो। महंगाई को बेसिकली जो है कुछ समस्याएं थी, जो राजा अब एक आदमी है क्या क्या देखेगा, तो समस्या यही था कि एम्पायर को कंट्रोल करे, कि कहीं लड़ाई दंगा को संभाले, कि महंगाई को देखे, कि कहीं बाहर से जो दूसरे की यार ये बहू कमा लिया है, बहुत इसका नाम है, इसको हटाओ, अब हमको शासन करना है। कि जब देखेगा कोई आदमी यार इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी, इतना पैसा है, इतना हर जगह हर चीज़ है, तो आदमी का दिमाग खराब होगा। जो बाहरी टूरिस्ट आते थे, बाहरी इन्वेजर आते थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गोरी आया, ये देख के भरुआ गए कि यार यहाँ इतना सोना है सोमनाथ के मंदिर में, और काठियावाड़ का जो था और भी बड़े बड़े, तो ये लूट पाट करके जितना ले जा पाए। फिर सोचे कि यार अगर मैं यहाँ राजे बन जाऊँ तो फिर तो यार मेरा बहुत है, सब है कुछ मेरा हो जाएगा। तो यही इनकी आइडियोलॉजी है कि यहाँ बेसिकली ये सेटल्ड होने आए, यहाँ की सिस्टम को समझे कि यहाँ तो सब ढोल के भीतर पोल है, बस देखने का। यहाँ जो रीजनल लोकल के राजा होते थे सेंट्रलाइज पावर करके अपने को अपने आपस में लड़ रहे हैं। जब इनकी कॉन्स्पिरेसी, इनकी कमियां, इनसे व्यवहार बना के इनके सब अंदर के सिस्टम जान गए, तब इनको पता चला कि नहीं, इनको तो आसानी से हराया जा सकता है। जीतता वही है जो तुम्हारे अंदर की कमियों को जानता है। जैसे रावण को कोई ना मार पाता, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए, तो कहानी वही है कि स्ट्रांग आर्मी, फियर और रिवार्ड की पॉलिसी लगाए थे कि अच्छा टैक्स लाओगे, अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा पद प्रमोशन दे देंगे, जैसे आजकल ब्यूरोक्रेसी वाले करते हैं। और फियर में ये डराते हैं कि कोई विध्वंसी आदमी अपनी बात करता है तो उसको पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए जानबूझ के उसको दबाया जाता है, जस्टिस में इनजस्टिस किया जाता है, मुकदमे लगाए जाते हैं। तो ये सब सिस्टम आज से नहीं चले आ रहा है, पहले से चले आ रहा है। तो यही चीज़ है। सुल्तान बेसिकली जो उनका सुल्तान हेड ऑफ द स्टेट होता था, वजीर जो होता था वो फाइनेंस का पूरा देख रेख करता था, दीवाने रिसाल्ट में जो फॉरेन से कैसे संबंध रखने, कैसे डिप्लोमेसी रखनी, ये सब चीज़ें होती थी।
सदार मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक को कहा जाता था। दीवाने इंसा जो एक्सटर्नल बाहरी अफेयर थे कि इस राजा से कहूँ क्या चीज़ लेनी, कहाँ मैट्रिमोनियल अलायंस करनी है, कहाँ डिप्लोमेसी बनानी है, कहाँ ट्रीटी नेगोशिएशन करना है, ये सारी चीज़ें। दीवाने आरिज में डिफेंस मिनिस्टर जो होता था कि कहाँ रक्षा, कितने घोड़ा कहाँ रखने, कितनी आर्सरी कहाँ रखनी, बंदूक कहाँ रखने हैं, ये जो और भी पादरी हैं ये सब कहाँ रहेंगे, जो बेसिकली सैनिक चलते थे साथ में, तो ये सब डिफेंस मिनिस्टर देखता था। बेसिकली सेंट्रलाइज पावर राजा के पास पूरी थी, फिर भी उसमें सब कैटेगरियां राजा ने बांट रखी थी कि मैं इतना अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। कानून, जस्टिस, न्याय देना ये मिनिस्टर ऑफ लॉ का काम था, जिसको क्वाजी कोर्ट बोलते थे। तो ये सब चीजें थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, बेसिकली राजा जो था वो सेंट्रलाइज पावर में था, अपने को सब कंट्रोल करेगा, तो वो ओवर एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कि यार इसको ये दे दूं, उसको ये दे दूं। अब जब सब लोगों को अलग अलग मिल जाएगा तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करेगा, सबके पास थोड़ा थोड़ा पावर पहुंच गया, तो जब थोड़ा थोड़ा सब पावरफुल हो गए तब वो सब मिल के हो सकता है राजे के खिलाफ भी ध्वंस करना शुरू कर दें। कोई भी मोहम्मद बिन तुगलक का सक्सेशन नहीं था कि नहीं इसके बाद ये राज करेगा। बेसिकली कोई आर्डर नहीं बना था, भाई भाई में लड़ पड़ते थे, आपस में उनके रिलेशन बेहतर नहीं लगते थे। लोकल सपोर्ट इस वजह से नहीं बनता था क्योंकि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट था। जो सोसाइटी थी वो मल्टी डायमेंशनल थी, मल्टी लिंग्विस्टिक थी, मल्टी थी इथनिक सोसाइटी थी। हिंदू मुस्लिम अलग था, उनके कास्ट, रिलीजन, रिचुअल, बिलीफ, खान पान, पहनावा, आइडियोलॉजी, एटीट्यूड, बिहेवियर सब में परिवर्तन था। तो वही पब्लिक डिस्कनेक्ट का कारण बना। जब नई पावर बाबर विथ गन पावर से आया तो ये सारी चीजें, तुम आदमी को कितने दिन दबा लोगे जब उसके भावनाएं अंदर ही से वैसी ही हैं। इसीलिए जो है सच कड़वा होता है कि राजा तलवार से मिला पर तलवार से ही गया। तो राजा तलवार के जरिए तो मिल जाएगा, ठीक है, हम राजा को तलवार से मिल लड़ के अपनी राजशाही दिखा लिया, पर तलवार ही उसको एक दिन खत्म कर देगी जब दूसरे लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लोग षड्यंत्र करेंगे, उसको भगा बाहर करेंगे। तो इतिहास क्या है, जो लोगों का नहीं हुआ इतिहास ने उसे भुला दिया। तो जब अगर तुम लोगों को नहीं समझोगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट कराओगे, सिर्फ पैसा कमाना है, टैक्स लगाना है, उनको बिल्कुल जाहिलों जैसे बर्ताव करना है, तो वही लोग आगे चल के तुम्हारे खिलाफ विध्वंस कर देंगे। तो जीतेगा वही जो सबको समझेगा, जो जनता को साथ लेके चलेगा, मानवता, पीस, करुणा की बात करेगा, जस्टिस की बात करेगा। यही समस्या जो है उसमें देखने को मिली। जैसे इनके जो व्यापार का इलाका था, अलग अलग जगह फैला था, लाहौर, दिल्ली, अहमदाबाद, दौलताबाद, बॉम्बे, गोवा, मद्रास, कालीकट, तंजौर। तो ये तुगलक डायनेस्टी का खेला 1321 से 1398 तक चला। इससे ही हर चीज़ें घटती रहीं। फिर पॉजिटिव में कई सारी अच्छी भी चीज़ें हुई, कहीं कहीं स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, जैसे कि मार्केटिंग कंट्रोल है, इंडो इस्लामिक कल्चर को प्रायोरिटी दी गई, आर्किटेक्चर में अच्छा काम करा, इस्लाम के बिलीफ सिस्टम, रिचुअल, खान पान, टेम्पल, आर्किटेक्ट, ये सारी चीज़ें निकल के आई। जो हिंदू मुसलमान थे उनकी जो इमोशन थी, भावनाएं थी, जो कल्चर थे, थॉट्स थे, उन सब में डिफरेंस भी तो देखने को मिला। आर्किटेक्चर में जो हम लोग बुलंद दरवाज़ा, अलाउद्दीन का झोपड़ा, ये सब जो हम लोग देखते हैं, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल, कुतुब मीनार और तमाम प्रकार की जो मीनारें हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ से निकल के आई? ये बेसिकली जब मुस्लिम यहाँ आए तो अब जो उनके वहाँ की चीज़ें रही, अब जैसे तुम जहाँ के जो तुम्हारे ट्रेडिशन है, जो तुम्हारे कस्टम है, जो तुम्हारे यूजेज हैं, तुम कहीं जगह जाओगे तो अपनी तो छाप छोड़ोगे ना, तो वही छाप देखने को मिली। लेकिन निगेटिव में ये हुआ कि यहाँ पहले से जो जातियाँ थी, पहले से जो माइनॉरिटी थी या ट्राइब्स थे, उनका जब दूसरे कास्ट यहाँ आएगी, दूसरे धर्म के लोग आएंगे, उनकी भावनाएं, उनके सोचने का नज़रिया, उनका एटीट्यूड, उनका बिलीफ, आइडेंटिटी में टकराव होगा। यही रिलीजियस टेंशन को जन्म देगा, जिसकी वजह से जो है हेवी टैक्स जो गरीब लोग थे उनको ऊपर लगाया गया, तो वो जलेंगे नहीं कि काम हम ही दिन रात कर रहे हैं, हम ही को दबाया जा रहा है, तो वो एक दिन
शोला भड़क जाएगा। बेसिकली शोला भड़काया नहीं, शोला भड़कता नहीं है, शोला भड़काया जाता है जब आदमी के साथ अति करना बिल्कुल शुरू कर देता है कोई। उनके अंदर कब तक फियर डालोगे? एक दिन तो वो शोला भड़के ही गा। अंगारा चाहे जितना हो, एक ना एक दिन भड़क ही जाता है। जब पृथ्वी है अपने को कंट्रोल करती रहती, लेकिन जब अपनी एनर्जी रिलीज करती है तो देखते हो भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाता है, ज्वालामुखी नीचे से फट जाता है। तो बस ऐसे ही है, आदमी कब तक अपने इमोशन को मैनेज करेगा? यही तो समस्या है। जब उसके साथ अति ही बिल्कुल होना शुरू हो जाती है, तभी सिस्टम बदलते हैं, तभी हुकूमत बदलती है, तभी राजशाही बदलती है, तभी पूरी तरीके से जो नया रेवोल्यूशन होता है, नया रिबेलियस थिंकर पैदा होते हैं, लीडर आते हैं, वो चेंज करते हैं। तो चेंज हमेशा दुनिया का अस्तित्व रहा है, आज से नहीं चला आ रहा। सेंट्रल एशिया से अटैक करा, कुतुबुद्दीन 1206 में आया, स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी, खिलजी मार्केट कंट्रोल करता था, तुगलक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड रहा, सैयद वीक होने की वजह से जो लास्ट में लोधी रहा, फिर यहाँ से जो है बाबर मुगल एम्पायर की जो है स्थापना हुई। तो ये जो कहानी है बेसिकली खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी के पहले शुरू होती है और फिर तुगलक तक जाती है, फिर स्लेव डायनेस्टी तक जाती है, फिर सबसे पहले बेसिकली ये कुतुबुद्दीन ऐबक आता है 1206 में, फिर स्लेव डायनेस्टी आती है, फिर खिलजी की आती है, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। इस प्रकार से बाबर जो मुगल एम्पायर है यहाँ तक आके पूरी कहानी जो है, फिर नई जो बाबर ईरा आता है, मुगल एम्पायर आता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पार्ट समझ में आया होगा। तो आज मैं बेसिकली दिल्ली सल्तनत का, खिलजी वंश के बारे में आप लोगों को, या दिल्ली सल्तनत की जितनी चीज़ें रही, जो प्रॉब्लम रही, जो अच्छाइयाँ रहीं, किस प्रकार का सिस्टम था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात करा है। अब हम बेसिकली थोड़े यहाँ से स्मार्ट चीज़ों को समझेंगे कि हमको ये सब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कुछ नए तरीके, नई थिंकिंग के साथ चीज़ों को सोचेंगे तो और आसान होगा। तो आज ये बेसिक टेलर दिया हूँ आप लोगों को मैं, जो आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया हूँ। अब हम लोग चीज़ों को एडवांस तरीके से देखेंगे, नए नज़रिए से देखेंगे, सिस्टम थ्योरी के जरिए देखेंगे, मार्क्सिस्ट अप्रोच से देखेंगे, लिबरल अप्रोच से देखेंगे। इन सारे तरीकों से चीज़ों को देखना, तोड़ना, समझेंगे, जभी तो हम लोग कहें कि हम देसी स्मार्ट। तो फिर मुलाकात होगी कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहो। चैनल देसी स्मार्ट अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।